अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर कमेटी बनाने के हवाले से मुत्तफिक हो गए हैं। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या ईवीएम के हवाले से तमाम तनाज़ात, तमाम इख्तलाफात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो रहे हैं, जो एक दूसरे पर हमले किए गए हैं ताबड़तोड़, अब क्या वो तनाज़ात खत्म होने जा रहे हैं? क्या हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक खत्म हो गया है? और क्या वाकई अगले इलेक्शन ईवीएम से ही होंगे? क्योंकि कल तक हम देख रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे थे, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब दोनों तरफ से लचक दिखाई जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है, मगर आपको नाज़रीन की याद दिला दें कि इससे पहले भी इस्लाहात पर 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई थी, मगर ना तो इसकी कोई मीटिंग हुई और ना ही इसमें कोई पेशरफ्त हुई। अब सवाल ये है कि क्या इस बार कोई ब्रेक थ्रू होगा और ये जो कमेटी बनाई गई है इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, और क्या हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक अगर ख़त्म हो गया है तो दीगर जो मामलात हैं उन पर भी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे। सारे मामलात पर तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में टिका खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सारे मामलात पर बात करेंगे, लेकिन एहतशाम साहब आज ज़रा आ जाते हैं। सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा ने आज मीडिया टॉक की है और उनकी जानिब से एक सहाफ़ी ने उन्हें सवाल किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जब एक्सटेंशन दी गई थी तो उस वक्त तो आपने साथ दिया था, अब चेयरमैन नैब को भी एक्सटेंशन दी जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले वाली जो एक्सटेंशन थी उस गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। कैसे देखिए? मैं माज़रत के साथ इसे भोलपन कहूँ या मैं कहूँ कि वो अपने वालिद साहब को कंट्रडिक्ट कर रही हैं। ये आपको याद होगा जनरल बाजवा की एक्सटेंशन बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से पूरी पार्टी की क़यादत ने मिल के इसको किया था। आज अगर मरियम साहबा कहती है कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, तो हम बड़ा वाज़ेह तौर पे वो दुनिया को बता रही हैं कि वालिद साहब जो कहते हैं उनके ख़िलाफ़ हो जाती हैं। आम तौर पे तो आपको याद है जब भी बात होती है वो ऑनरशिप लेती हैं कि जी किसी ने नवाज शरीफ साहब से बात करनी है तो मुझसे बात करेगा, मुझसे बात करेगी अगर ख़ातून है तो। अब व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ ए सडन कि उन्होंने इसको टोटली अपने आप को इससे दूर किया। मेरा ख्याल है ये वो उनका स्टांस और स्टैंड है जिसकी वजह से पार्टी को मुसलसल सोनिया नुकसान हो रहा है। अभी ये बयान देने का मतलब है, आप कैसे कह सकते हैं जी मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी? हाँ, एक बात हो सकती है कि वो ये कह सकती होंगी इन अदर वर्ड्स कि जी मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थी और मैं पार्लियामेंट में नहीं थी, लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे नहीं थी। लेकिन सोनिया वो ज़ाती तौर पे बात नहीं करती हैं। जब वो बात करती हैं वो पार्टी के हेड के तौर पे, नवाज शरीफ साहब के नंबर 2 के तौर पे, और जिसको कहना चाहिए जिसकी वजह से भाई चचा के साथ भी उनकी लड़ाई है और अपने कज़न के साथ भी, हमजा के साथ भी लड़ाई है, और ये शहबाज शरीफ के साथ जिस तरीके से उन्होंने डिस्टेंस किया हुआ है, नून शीन और एक और कुछ निकालने की बात हो रही है, और पार्टी की नायब सदर भी हैं। लिहाजा ये मेरा ख्याल है ये दिस विल नॉट गो वेल विद हर। ये पार्टी के अंदर एक क्रिटिसिज्म बनेगा। दूसरी तरफ एक क्रिटिसिज्म बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि जी कुछ लोग नवाज शरीफ साहब को मिलने जा रहे हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब का भी नाम आया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको कंट्रडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं कतई तौर पे नहीं जा रहा हूँ, जिन्होंने खबर दी है गलत दी है। देखिए अब क्या हो क्या रहा है, असल बात यह है कि आपने पार्टी को बचाना है, आपने अपनी सियासत को बचाना है, अपने अदारों के साथ बना के रखनी है, या और चौथी चीज़ है कि आपने पार्टी रूलिंग पार्टी के साथ लड़ाई रखनी है। आज आप उनके ख़िलाफ़ तनकीद कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पार्टी के बाकी सरबराह सारे जो है ना मैसेजिंग, सिग्नलिंग, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं पोस्चरिंग, वो अदारों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। और यही आज देख लें शहबाज शरीफ साहब का भी रवैया ये है। मेरा ख्याल है ये बयान देने से इनको सियासी तौर पे बहुत नुकसान होगा और पार्टी के अंदर एक दफ़ा फिर क्रिटिसिज्म शुरू होगा। सेकंड और थर्ड के टियर की लीडरशिप जो है ना वो इनसे सवाल करेगी कि भाई आपने क्या सवाल किया, भाई आपने आपके वालिद साहब ने जिस चीज़ को अप्रूव किया था, वरना ये सवाल ही नहीं पैदा होता, और एन ब्लॉक हुआ था पीपल्स पार्टी ने। उसके बाद आप देख लें बाकी सब लोगों ने, बाकी पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया था उनकी एक्सटेंशन में। ये अलग बात है कि बाद में हमने कहा जी कहना शुरू करें कि जी हमसे गलत फैसला हुआ था, ये नहीं हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है अब अगर एक्सटेंशन की बात होगी तो मैं आपको सोनिया बताऊं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देख लीजिएगा ये सारी पार्टियां फिर जो है ना, चाहे मामला बाजवा की एक्सटेंशन को हो, चाहे मामला नैब के चेयरमैन की हो, आप ये कह रहे हैं ये करेंगे, साथ देंगे। एक्सटेंशन जब होगी तो तभी आपको लगता है कि ये जमातें
फिर साथ दे देंगी गवर्नमेंट का, ये कह रहे हैं आप एहतशाम साथ देंगी और फिर साथ दिलवाने वाले इनसे साथ ले लेंगे, साथ दिलवाने वाले साथ ले लेंगे। ठीक है, मियां हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब आपके वक्त का भी। मियां हबीब साहब, आप किस तरह से देखते हैं मरियम नवाज के आज के बयान को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने कहा कि इस गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए चल रहे हैं और अब तो बड़े खुलकर लोग बात भी कर रहे हैं कि जो मुजाहमत का बयानिया है, खासकर इदारों को क्रिटिसाइज करने का, ये ना किया जाए। तो आपको लगता है कि ये मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए? मियां नवाज शरीफ फैमिली जो है ना वो बड़ी कारीगर फैमिली है और उनके तमाम जो अफराद हैं वो एक से एक बढ़कर जो है वो कारीगर हैं। आप देखें कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो मरियम नवाज साहबा खामोश हो जाती हैं और अपने वालिद को चुपके से जो है वो बैरून मुल्क भी भिजवा देती। उस वक्त तक जो था आर्मी चीफ बहुत अच्छे लगते थे उन्हें, ठीक है। और उसके बाद फिर जब उन्होंने मामलात उनके को ख़राब होते हैं और उन पर जो केसेस जो हैं उनका दबाव आता है तो फिर वो फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते। असल में जो है वो इस चक्रों में है कि हम किसी तरीके से फ़ौज को दबाव में लाकर जो है वो अपना उल्लू सीधा कर लें और हमें जो है वो कोई रायत दे दी जाए। इसी तरीके से चेयरमैन नैब का भी मामला है कि अगर आज चेयरमैन नैब कोई अंदर खाते कह दें या वैसे ओपनली कह दें कि ठीक है सियासतदानों के खिलाफ जो है वो उस तरह से एक्शन नहीं लिया जाएगा और इनके केसेस जो है उनको ठप कर दिया जाता है, तो देखें तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय से जुमला ले लें, जो भी आपने बात की एक जुमला ले लें, वो जो कहती है ना कि हमेशा कहा करती हैं कि जी मैं मुज़ाहमत कर रही हूँ ना यहीं से मफाहमत निकलेगी, मतलब है कि मैं अदारों पे दबाव डालूंगी या हम डालेंगे तो वो खुद हम चल के हमारे पास आएंगे। जी हाँ, तो ये देखें, ये अगर किसी को नहीं समझ आती तो कोई और मसला है, वरना तो ये छोटे से बच्चे को भी अब ये समझ आ रही है कि ये सारा कुछ जो है क्यों किया जा रहा है। एक तरफ जो है वो मरियम नवाज के जरिए जो है वो अदारों पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ चचा जान जो है वो जाके जो है तस्वीरें बनवाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं जनाब कोई ऐसी बात नहीं बची है, हम इसको समझा लेंगे, आप प्रेसिडेंट मैं हूं। और तीसरी तरफ कहा जाता है जी कि जब कोई और मसला होता है तो फिर कहते हैं नहीं जी वो हमारे लीडर तो जो है नवाज शरीफ है। आम आदमी को देखें, जब पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है उसमें जो मुंतखब प्रेसिडेंट है वो ही पार्टी का सरबराह होता है, लेकिन यहाँ जो है जब दिल करता है वो मियां नवाज शरीफ एक्सरसाइज कर लेते हैं इख्तियारात और जब दिल करता है वो मरियम नवाज नायब सदर है वो एक्सरसाइज कर लेती हैं और जब दिल करता है शहबाज शरीफ साहब जो है वो आगे आ जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है टीका खान सानी, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? जी बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से मैंने रब्ता किया। जब ये स्टेटमेंट आई तो हुकूमत जो है वो इस पर बिल्कुल इसको गैर संजीदा बयान तस्वर कर रही है और हुकूमत इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि अब मरियम नवाज़ की कभी जो स्टेटमेंट होती थी बहुत ही तहरीक इंसाफ की हुकूमती क़यादत जो है या उनके लाइज वो बहुत सीरियस लेते थे, लेकिन अभी ये नौबत आ गई है कि कोई इस पर रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं। दूसरी बात, मरियम नवाज़ को उस वक्त ये गुनाह नहीं लगता था जब नवाज शरीफ यहाँ से बैरून मुल्क गए, जैसे भी गए वो किस्सा कहानियाँ अब सबके सामने आ चुकी हैं, उस वक्त भी तो ये गुनाह था ना। इसके साथ साथ देखिएगा पिछले दिनों हमारी एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, उनसे बात हुई, उनको पता था एक एक केस का, हुदैबिया केस का, इसके साथ साथ पनामा एसेट्स, इसके साथ साथ दीगर मनी ट्रेल अभी क्या साबित कर सकी है नून लीग की क़यादत। और अभी देखें ये जो चेयरमैन नैब की बात हो रही है, बात चेयरमैन नैब की थी और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के वक्त सारी दुनिया गवाह है कि किस तरह रातों रात ये फैसला बदला और इन्हीं की क़यादत थी जो फैसला करने वाली थी। आज शाहिद खान अब्बासी तो चले मरियम नवाज़ के पसंदीदा लीडर हैं, इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ देख लें, ख्वाजा साद रफीक देख लें, शहबाज शरीफ खुद देख लें, ये सब ने मिल के फैसला किया था और इस पार्लियामेंट से बाकायदा तौर पे तमाम लोगों ने इत्तफाक़ राय किया था और बाकी सियासी जमातें भी इसमें शामिल थी। तो क्या मरियम नवाज फिर पार्टी से अलग है? एक चीज़ टिक्का खान, एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, आपने हुदैबिया पेपर मिल का जिक्र किया है। देखिए हुदैबिया पेपर मिल के बारे में कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ठीक है ना।
अब उसकी वजह यह है कि वो पता चल गया है कि जी किस तरीके से एक अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और वो मिल जो बैठ गई थी जिसके एसेट नहीं है, जो कुछ नहीं है, किस तरीके से लंदन की 2 पार्टियों को शामिल किया गया। फिर आपको याद है 35 मिलियन पाउंड का तकरीबन इन पे जुर्माना भी होता है, इनसे लिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि जब इस तरह के शदीद केसेस का सामना होता है, केसेस चलना शुरू हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मरियम साहबा की टोन जो है ना वो टोन डाउन हो जाती है। गुज़िश्ता दिनों में देख रहे हैं ना जो नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, खासतौर पे उनके जो आर्मी के ऊपर, हमारी इदारों के ऊपर हमले हैं, ये हरगिज हमारे सियासतदानों को तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा एहतशाम साहब, आज ताना दे दिया मरियम नवाज साहिबा ने, जो फवाद चौधरी साहब के भाई की जो अपॉइंटमेंट हुई है, उन्होंने कहा कि नैब से अपोजिशन का किरदार निकाल दें और हुकूमती वुज़रा अपने भाइयों को डाल दें। देखिए सोनिया, उनके बयान को तो बाद में देखिएगा, शिबली फराज साहब को देख लें, उन्होंने भी शायद मेरा ख्याल है चुटकी ली है फवाद साहब से। जिस तरीके से आपने देखा पोर्टफोलियो दोनों का चेंज हुआ है, वो फवाद साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, अब वो हो गए टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हो गए। अब देखें बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि एडवोकेट जनरल थे फवाद साहब के भाई पंजाब में, और वहाँ से रिज़ाइन किया और यहाँ पे आके वो प्रोसिक्यूटर जनरल बन गए। अब उन्होंने कहा कि जी बनता तो है, अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है और कोई अगर इस पे कोई सवाल उठा रहा है तो बनता तो है। तो ऑलरेडी नैब पर इतनी एहतशाम से तनकीद कर रही है ऑपोजिशन कि नैब ने ऐसी गठ जोड़ा है, अपने ही लोगों को ले आएंगे। तो देखिए सवाल ये है कि मेरा ख्याल है अब एक आम आदमी की हैसियत से देखा जाए तो ये उनकी तरफ से तो बयान तो आया है शिबली फराज साहब की तरफ से, लेकिन शिबली फराज साहब ने कह तो दिया है कि बनता तो है ये क्रिटिसिज्म उन पे, लेकिन मेरा ख्याल है उनका पार्टी में होना और अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ताना देना ये नहीं बनता है। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है कि जी जब आपका लीडर कहता है, इमरान खान कहता है कि जी मिल के बैठ के हमने फैसले करने हैं, आपस में एक दूसरे को तनकीद का निशाना नहीं बनाना, भले आप इंडोर मीटिंग में आप इस तरह की बात जरूर उठाएं, जब आप पब्लिक में करेंगे तो ज़ाहिर है कंट्रोवर्सी पैदा होगी, लोगों को मिलेगा मौका आपके खिलाफ तनकीद करने का, तो मेरा ख्याल है उससे उसको अवॉइड ही करना चाहिए। जी ठीक है मियाँ साहब, अब जरा आ जाते हैं ये जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है। खैर कुफर टूटा खुदा खुदा करके अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर कमेटी बनाने के हवाले से मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन सर आपको याद होगा कि इससे पहले भी 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई थी, ना उसकी कोई मीटिंग हुई, ना उस पर कोई पेशरफ्त हुई। इस बार आपको लगता है सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? देखें, अगर तो अपोजिशन को कोई उसमें उनकी मर्जी का फ़ायदा नज़र आता होगा तो फिर तो वो इस पे इत्तेफाक राय पैदा कर लेंगे, वरना वो इसमें ऐसे ऐसे रोड़े अटकाएंगे कि किसी वक्त जो है ये कमेटी जो है ये बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ सकेगी। असल मामला ये है कि चूंकि अवाम का एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था अपोजिशन पर भी, आप बात तो करें, आप तो बात ही नहीं कर रहे। वो इस्लाहात करना चाहते हैं, आप इस्लाहात की तरफ आएँ तो उसे अपनी तजावीज़ दें। आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई फॉल्ट है, कोई आपके रिजर्वेशन है, तो वो आप बताएं, अवाम के सामने रखें, या असम्बली में अपनी तजावीज़ लेकर आएँ कि इस तरीके से जो है वो इस्लाहात हो सकती हैं। अपनी इस्लाहात जो है वो अवाम के सामने पेश करें, कमेटी में पेश करें, ताकि उसमें से कोई बेहतरी निकाली जा सके। तो वो उस प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने एक राह इख्तियार की है। मेरा ख्याल है कि अगर तो वो उनकी मर्जी का, अपोजिशन की मर्जी का कोई चेयरमैन बनता है इलेक्शन कमीशन का, तो फिर तो वो 100% या उनके मुतालबात माने जाते हैं तो वो 100% इस पर इत्तेफाक राय कर लेंगे, वरना जो है ये एक ढकोसला है और ये अवाम को दिखाने के लिए बस आंखों में मर्ची डालने वाली बात है। इससे ज्यादा इसमें कुछ और नहीं होगा। मैं इसमें 2 चीजें मियां साहब ऐड करना चाहूंगा माज़रत के साथ। मुझे इस हवाले से नहीं लगता कि वो कोई प्रेशर या दबाव में डालना चाहते हैं। देखें, इस वक्त जो साइलेंसिंग ऑफ गन हुई है ये जो दोनों तरफ से आप देख लें कि टकराव में थोड़ी सी कमी आने का एक लगता है कि शायद सिचुएशन बन रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओपोजिशन को समझ आ गई है मियाँ साहब कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, जिसको कहते हैं ना फैसला करना सही मानों में, कि वो जॉइंट सेशन में बुला के ये ईवीएम का भी और चेयरमैन नैब की तकर्री या असर नो हो या दोबारा से तैनाती हो, इसी तरह कपल ऑफ अदर इशूज़ उन्होंने, चाहे इनको कहा जाए बिल्डोज किया, जो कुछ भी है उन्होंने करा लेना था। तो ये भिनक पड़ी है। आप देखें, ये जिसको कहना चाहिए कि इतनी आसानी के साथ सुने, एक जुमला देखें, इतनी आसानी के साथ मानने वाले नहीं थे ये। इन्होंने जो इतलात आ रही हैं, इन्होंने बाकायदा जाके वही स्पीकर साहब जिनके वो घास नहीं डाल रहे थे 20 दफ़ा वो कह चुके हैं, इन्होंने कहा जी ठीक है, पहले तो आप ये जॉइंट पार्लियामानी जो इजलास हुकूमत बुलाने जा रही, फॉर हेवन से इसको रुकवाएं।
घुटने जैसे बंदा कहते हैं ना घुटने पड़े हैं, उस तरह की सिचुएशन में आपको बताऊं बनी है। उन्होंने कहा जी ठीक है ये हम कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। सुने मैं और बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखिए और वाकयात के मुताबिक जो है ना चलना चाहिए। सर मैं और बात कर रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ मियाँ साहब कि जिस तरीके से अपोजिशन बिल्कुल कॉर्नर हो चुकी थी, उनको समझ आ गई थी कि भाई हुकूमत अपनी अखरियत की बुनियाद पे ये काम दोनों करवा लेगी, तो उन्होंने कहा जी जल्दी जल्दी स्पीकर साहब से मिलो, एक कमेटी बन गई है, अब चलें। अब कहा गया कि जी बिल्डोज ना करें इसको, ना लेके आए, हम आपकी बात मानते हैं। अभी देखें दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भुनाए बैठे हैं गुस्से में कि जी आपने तो फैसला किया था कि इनको माजरत के साथ मुंह नहीं लगाना, बात नहीं करनी, अब आप इनके साथ बात करने चलें। देखिए वही मौलाना फजल रहमान तक जो कल तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनके मुंह से झाग निकल रही थी, अब मरियम साहबा उनकी पार्टी के खिलाफ भी निकलना शुरू हो जाएगी। एक ये कंट्रडिक्शन सामने आई है। और दूसरी तरफ आप देख लें ये साइलेंस ऑफ गन जो हुई है, इलेक्शन कमीशन ने वो भी ढीले पड़े हैं। वो नादरा के साथ मिलकर वो कहते हैं टेक्निकल चीज़ों पे जो हम सॉर्ट आउट करते हैं, ईवीएम मशीन का मामला है, कुछ और चीज़ों का मामला है, ठीक करते हैं। हर मंगल को मियाँ साहब रेगुलर मीटिंग होगी। देखिए इलेक्शन कमीशन भी फॉर द टाइम बिंग पीछे हटा है, नादरा के साथ मामलात करके आगे जाएगा, ओपोजिशन भी पीछे बटी है, और हुकूमत ने एक दफ़ा फिर ये किसी तरीके से अपना यूँ कहें कि अपने कार्ड इस तरह खेले हैं कि ओपोजिशन को किसी ना किसी तरीके से वो ये बात मनवाने में कामयाब हो गए। आपका कहना बजा है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अदारों की लड़ाई किसी सूरत भी मुल्क को कौम के लिए बेहतर नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर चले किसी सूरत में भी जैसे भी हुआ है, उनको कुछ समझ आ गई है, किसी ने दबाव डाला है या कोई मामला था, लेकिन कम अज कम बातचीत कर दरवाजे तो खुले हैं, और जो अदारों के दरमियान लड़ाई थी वो हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब ये क्या खत्म हो गया है वाकई? अंदर की कहानी क्या है? ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टिका खान सानी के पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। टिका खान सानी, कल तक तो हम देख रहे थे कि ऑपोजिशन का ये स्टांस था कि हम किसी भी मामले पर हुकूमत से बात नहीं करेंगे, किसी भी मामले पर हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, फिर अचानक कैसे राजी हो गए? क्या है स्टोरी? बुनियादी तौर पर अपोजिशन अपनी गेम खेल रही है, और अपोजिशन आएगी कमेटी में, बैठेगी, बात करेगी अपनी, लेकिन अपोजिशन अदम एतमाद कर देगी और अपोजिशन अपनी बात करेगी इस कमेटी में बैठकर। हुकूमत को बिलाखिर जाना उधर ही है। हुकूमत कोशिश कर रही है। ये जो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैंने खुद सवाल किया कि आप अपोजिशन को तो दावत दे रहे थे, जिसमें आजम खान स्वाति और डॉक्टर बाबर अमान ने दावत दी कि हम दोबारा दावत देते हैं कि आएँ अपोजिशन जमातें और हमारे साथ मिल के बैठें, बात करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दावत नहीं दी। तो मेरा ये सवाल था कि इलेक्शन कमीशन के साथ आप रंजिशें ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ है, गवर्नमेंट भी सिर्फ उसको टारगेट बना रही है, पूरे कमीशन को नहीं। तो सुनिए, एक तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर है कि अब सीज फायर हो गया है, राब्ते हुए हैं राजा सुल्तान सिकंदर और हुकूमत के दरमियान। और इस तरह के राब्ते हुए हैं कि सीज फायर हो गया है, एक दूसरे के खिलाफ अब महाज नहीं होगा, बाकी तमाम आईनी रास्ते, कानूनी रास्ते उसी तरह चलेंगे। आपको याद है मंगल को वफाकी काबीना का इजलास होता है और उसमें इजलास में दोबारा फिर ईवीएम का मामला आया और राजा सुल्तान सिकंदर का मामला आया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़रा की ये थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि हम एक्सपोज करेंगे कि राजा सुल्तान सिकंदर की अपॉइंटमेंट कैसे हुई और इसमें कौन कौन से गारंटर थे। तो मेरे ज़राए तो ये कहते हैं कि राजा सुल्तान सिकंदर किसी गारंटर के पास भी गए और उन्होंने जाके वहाँ पे मैं टिक्का खान एक आपको चीज़ बताऊं कि आप ज़रा सोचें कि इस सारे मामले में इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आप को डिस्टेंस किया ओपोजिशन से। देखें, ये बहुत बड़ी जो खबर है ना वो ये है कि ये फैसला हुआ इलेक्शन कमीशन ने नादर के साथ मिलकर कि जी 2018 के इलेक्शन में जो टेक्निकल लेवल की खामियां थी उनको दूर करने के लिए हम बैठेंगे। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उनका ये मान जाना, और ये जो लोग हुकूमत कहती थी कि जी आप माउथ पीस बने हुए अपोजिशन के, ये उससे पीछे हटें, और उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जी ये जो कन्फ्रंटेशन माजराई थी, जिस तरह मैं जवाब दे रहा था और मुसलसल कुछ लोग कहते हैं कि जी ओपोजिशन की ज़ुबान बोली जा रही थी, उससे पीछे हटे। देखें, ये एक बड़ी संजीदा किस्म की और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब देखना यही है कि मेरा अपना ख्याल है, जो आप बात कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट के जितने लोग हैं, जितने वज़ीर हैं, जितने पार्टी के अहम लोग हैं, उन्हें अब कम अज़ कम कुछ
अरसे के लिए इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई रोकनी चाहिए। ठीक है, शेख रशीद साहब तो कहते हैं सोनिया के जी ना इमरान खान साहब ठोक के अपने 5 साल पूरे करेंगे, वो ठोक के ज़रूर पूरे करें और बाजार लगता कर भी लेंगे, लेकिन बात यह है कि अभी 2 साल का पीरियड आएगा, इतनी लड़ाई हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है अपोजिशन को भी, गवर्नमेंट को भी, कि हम बड़ी तेज़ी से वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमें कुछ अचीव करना है तो हमें कुछ मिल के बैठ के करना होगा और फिर एक पॉजिटिव एक बड़ा साउंड मैसेज देना होगा आम आदमी को, जो ये समझ रहा है कि अपनी गेम बना रहे हैं या अपनी सियासत कर रहे हैं, प्रोसेस में हमारा नुकसान हो रहा है। और एहतिशाम साहब वैसे भी देख लें, अपोजिशन जिस मामले पे डटी और जिस मामले पे हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया, उसके बाद फिर अपोजिशन दोबारा हुकूमत के साथ आई। खास तौर पे देखिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, पहले इनकार किया, फिर वही अपोजिशन सारी जमातें वहां बैठी हुई थी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अदम एतमाद का मामला भी देख लें और इसके साथ FATF का मामला देख लें, फिर चेयरमैन सेनेट की जो उनके ऊपर भी अदम एतमाद का मामला था। तो इन मामला पे जब अपोजिशन ने देखा कि हमें हमेशा पसपाई हुई है, हमारी पार्लिमानी महाज पे कभी भी अपोजिशन को जीत नहीं हुई इस हुकूमत से। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की फिर जारहाना पॉलिसी भी है। ख़ास तौर पे देखिए राजा सुल्तान सिकंदर को ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे निशाना बनाया कि वो खुद सीज फायर पे मजबूर हो गए। और दूसरी तरफ देख लें कि अब हुकूमत जो है वो पार्लिमानी कमेटियां बनाने की बात कर रही है और ये अगले हफ्ते, मैं आपको ये भी बताऊं कि आइंदा हफ्ते ये कमेटी बन रही है, ये प्राइम मिनिस्टर के एतमाद के बाद बन रही है। पार्लिमानी मिनिस्टर वज़ीर आज़म से भी मिले, स्पीकर से भी रब्ता हुआ और उसके बाद बिल में कुछ तरमीम की जाएगी। वापस इसलिए लिया है और शायद इसी सेशन में ये बिल आ भी जाए। लेकिन टिक्का खान, एक तरफ ओपोजिशन और हुकूमत बैठेंगे, पार्लिमानी कमेटी बन जाएगी और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और नादरा हर मंगल को मिला करेंगे, तो ये बड़ा वाज़े तौर पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जी अब शायद फैसला कर लिया गया कि कम से कम कुछ वक्त के लिए माजराई को रोका जाए। और यही जो है मुल्क के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी हो रही थी, बहरहाल अगर अपोजिशन भी एहतशाम साहब बैकफुट पर गई है, लचक दिखाई है, तो उम्मीद है कि इसके कुछ अच्छे नताइज भी मिलेंगे। मियाँ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब हमने देखा कि दोनों तरफ से लचक तो दिखाई गई है, बहुत सारे मामलात हैं, जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, इसके अलावा चेयरमैन नैब का भी मामला है, मजीद बहुत सारी मुल्की मुफाद के हवाले से हुकूमत ने लेजिस्लेशन करनी है। तो आपको लगता है कि ये अब मुफाहमत रहेगी या फिर उसी तरीके से इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो जाएंगी? ना जायज़ा लिया जाए ना कि आम आदमी इसको किस तरह से देखता है। हाँ। या सियासी हलके जो हैं, या सियासी पंडित जो हैं, सियासी तजिया नगार जो हैं, वो इसको किस तरह स्मेल करते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट में जो है ना, वो हुकूमत हमें मज़ीद मजबूत और ताकतवर होती हुई नज़र आती है। उसकी वजह है कि अपोजिशन के मुख्तलिफ दाव पेज आजमाने के बावजूद उनकी दाल नहीं गल पा रही। उन्होंने हज़ारों हरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कहीं भी जो है वो उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कार्नर उन्होंने नहीं छोड़ा जहां उन्होंने जाके दरवाज़ा ना खटखटाया हो, जहां जाके उन्होंने अपनी कोशिश ना की हो। इसके बावजूद हुकूमत से मस नहीं हो रही और वो अपनी मर्ज़ी के मामला जो है वो चला रही है। तो इसका मतलब ये है कि पिया जो है उसका अभी दुल्हन से मन नहीं, लेकिन मियां साहब, अगर अपोजिशन ने लचक दिखाई है तो आपको नहीं लगता कि हुकूमती वुज़रा जो हुकूमती लेवल पर भी अब इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए ताकि मामलात आगे बढ़े? आज भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे नाम लिए बगैर कि ये माफियाज अरबों रुपए की जायदादें बनाते हैं, एक रसीद नहीं देते। जी 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 मैं आपको बताता हूँ सोनिया, ये इस गवर्नमेंट, ये पहली पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो पहले दिन से जो जीत के भी अग्रेसिवपन पर आई थी और जो पहले दिन से आज तक वो अग्रेसिव नज़र आती है हमें। हमेशा जो होती है हुकूमतें जो होती हैं वो अपोजिशन को साथ लेके चलती हैं। अपोजिशन का रवैया अग्रेसिव होता है, हुकूमत का जो होता है ना वो फ्रेंडली होता है, वो साथ लेके चलते हैं। हाँ। और यही कामयाबी समझी जाती है। लेकिन इस हुकूमत का बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री पर जो है वो यू टर्न था कि हमने जो है इसी अंदाज में बात करनी, क्योंकि वो इनको चोर समझते हैं। वो समझते हैं कि ये सियासी जादूगर हैं, ये इन्होंने अवाम के साथ धोखा किया और अवाम में वो ये चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं कि जी ये इन पर इतमाद ना किया जाए, ये सारे जगलर हैं, ये जो है ये इन्होंने मुल्को कौम को लूटा है। तो वो इस चीज को स्टैब्लिश करके अगला इलेक्शन भी वो जो है वो इसी पे लड़ना चाहते हैं। तो वो इसी उनके रवैये में मुझे नहीं लगता कि ये बेशक
अपोजिशन ने अपना एक अच्छा, मैं समझता हूं कि रवैया जाहिर किया है और वो एक पार्लिमानी सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया और इस्लाहात की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिएगा कि हुकूमती वज़रा का रवैया इसी तरह सख्त होगा और वो इन पर चढ़ाई करके रखेंगे। हाँ। यही उनकी कामयाबी है। एहतशाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा मैं दो चीजें कहना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि जो बात हो रही है जी मियाँ साहब के इलेक्शन कमीशन पीछे हटा, आपने जिक्र किया सियासी पंडितों का, लिखने वालों का, ये बड़े तवातर के साथ मियाँ साहब इस बात को लिखा गया है कि जी इलेक्शन एक्ट 2017 में ये कहा गया था कि जी 2018 का इलेक्शन, उसके बाद 2023 का इलेक्शन होगा, बतदरीज आप जाएंगे EVM पे जाएंगे, इससे हटेंगे। जो मुसलसल 10 इलेक्शनों में कहा गया धांधली की गई है, ठीक है ना। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, इसको किस तरह लेके जाना है। मेरा ख्याल है ये पहली मरतबा ये क्रिटिसिज्म जो है बड़ा पॉजिटिव था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इसको समझा कि भाई हमने ख़ुद ये बात कही थी कि हम इसको करेंगे, और ये भी कहा था कि जी हम इसको EVM को मुख्तलिफ बाई इलेक्शन में भी टिका खान इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं किया। ये इतना क्रिटिसिज्म इन पर हुआ कि वो बैकफुट पे गए। दूसरा सोनिया, इसका एलिमेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जिस तरीके से PDM में मुझे लगता है एक डायमेंशन इसकी और भी है। पीपल्स पार्टी PMLN हट गए हैं और दो बड़ी पार्टियां रह गई थी, पीपल्स पार्टी और ANP। अब इसमें फजल रहमान साहब की और PMLN रह गई थी। अब फजल रहमान साहब का आपने रिएक्शन देखा, आपको वीडियो क्लिप याद होगा कि पीपल्स पार्टी का एक दिखाया था, जब नाम आता है तो सख्त उन्होंने नागवारी का इजहार किया था। अब देख लीजिएगा कि जिस तरह आज उन्होंने नागवारी का इजहार किया, अब उनको 2-1 दिनों में आप देखिएगा जब बात करेंगे उन्होंने, ये पता चलेगा कि जी हुकूमत जो है इनसे बैठ के बात करने के लिए तैयार होगी पार्लियामेंट में। आज उन्होंने पूछ भी लिया है, तो मेरा ख्याल है हो सकता है वो इसका इजलास भी बुलाएं, अपने ताकत का उनसे पूछे, इख्तिलाफी मामला निकलेगा इसमें। जी मियाँ साहब। जी मियाँ साहब, मेरी बात सुने कि ये देखें, जो अदारे होते हैं ना, खास करके इलेक्शन कमीशन एक मैं समझता हूँ खुद मुख्तार अदारा है, लेकिन दुनिया में जो अदारे होते हैं इस तरह वो हुकूमत को फैसिलिटेट करते हैं। वो उन्हें चाहिए कि बड़े एहसन अंदाज से जो है वो अपनी तजावीज़ देते, लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि हर कोई दूसरे के गले पड़ रहा है। हमें तो जो है वो इख्तलाफ करना भी नहीं आता, हम इतने भूडे अंदाज से जो है वो अपनी बात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे लड़ाई हो रही है। हुकूमत ने भी यही रवैया इख्तियार किया, अपोजिशन ने भी यही रवैया इख्तियार किया और अदारों ने भी यही रवैया इख्तियार किया। खदारा हमें अब जो है अकल कर लेनी चाहिए, हमें जो है बहुत एहसन तरीके से इख्तलाफात भी होने चाहिए। इख्तलाफात हुसन है जमहूरियत का, लेकिन उसमें जो है अच्छी के लिए होने चाहिए, ना कि लड़ाई के लिए होने चाहिए। हम जो है वो अच्छी चीज करने के लिए भी जो है ना वो ऐसा माहौल पैदा कर लेते हैं, ऐसी तलखियां पैदा कर लेते हैं कि अवाम पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर इसको एहसन अंदाज से जो अपनी रिजर्वेशन थी वो पेश करता, अवाम के सामने रखता, हुकूमत के सामने रखता, तो कुछ और बात थी। जिस तरीके से वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने ये सारे माहौल को गर्म किया, हाँ। उससे तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम कुछ छोटे बच्चे हैं और एक दूसरे। आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे शाह खावर साहब, जो कि नूर मुकद्दम केस में उनके वकील हैं। नूर मुकद्दम केस से मुतालिक कुछ बात करेंगे। बहरहाल मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। टिका हंसानी आपके भी वक्त का शुक्रिया। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब जरा बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम केस से मुताल्लिक। इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या चल रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस में नामजद 2 मुल्जिमान जाकिर जाफर और उनकी अहलिया असमत आदमजी की जानिब से दायर करदा जमानत की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। क्या कुछ हुआ, क्या आज की अपडेट्स हैं, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर माहिर कानून और नूर मुकद्दम केस के वकील भी हैं शाह खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त का। शाह खावर साहब, सबसे पहले तो आज की समाअत से मुताल्लिक बताइएगा और साथ में अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। ठीक है शाह खावर साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो अपडेट कीजिएगा, बताइएगा कि अब तक इस केस को लेकर क्या पेशरफ्त सामने आई है और आज की समाअत का भी जरा अहवाल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा।
ठीक है, शाखावर साहब की तरफ हम जाएंगे। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है, आज भी जो है इस केस की समाअत हुई, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस केस को देखा जा रहा है, सबकी नज़रें इस पर हैं कि जो ये अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या हुआ नूर मुकद्दम के साथ, क्या उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं? क्या देखते हैं सारी सूरत हाल? देखें, ये अब जो उनके वालिदैन पे आनत जुर्म का इल्ज़ाम लगता है और उसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे एक चीज़ सामने आ गई है, वीडियो ऑडियो आई है उनकी, जिसमें उनके वालिद साहब ये कह रहे हैं, ज़ाहिर के वालिद ये कह रहे हैं कि जी बेटे को तुम फिक्र मत करो, मेरे बंदे आ रहे हैं, लाश को ठिकाने लगा देंगे। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है, ये पता चल जाता है, तो अब तो फ़ैसला महफूज किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ जो है ना उनकी ज़मानत हो सकती है। सोनिया, एआनत जुर्म जो है, अब देख लें आप, लेट भुट्टो साहब कितना अजीम पाकिस्तान का रहनुमा था, सियासतदान था। सियासतदान तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा वो स्टेट्समैन थे वो, ठीक है। उनको इल्ज़ाम लगाया गया कि जी देखें, उन्होंने तो ऑर्डर दिया, कहा था अहमद खान जो है ना नवाबजादा कसूरी के वालिद साहब जो है ना उनको मार दिया गया था और उस पर उनकी फांसी हुई थी। अलहदा बात है कि जस्टिस नसीम अंशाह जो एक मेंबर थे उसके, उन्होंने बाद में माना था कि हमसे बहुत गलती हुई थी, हमने बड़ी ज्यादती की थी। पॉलिटिकल जुडिशल मर्डर कहा गया था भुट्टो साहब। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एनात जुर्म अगर साबित हो जाए तो उस वक्त मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, शाखावर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाखावर साहब, अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और आज की समाअत से मुताल्लिक भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए सुनिए, एक तो आज जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ताहिर जाफर, उनके वालिदैन की जो है वो पहले जमानत की दरख्वास्त जो है वो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद से खारिज हो चुकी थी और आज उसकी जो हाई कोर्ट में समाअत थी उसमें जो डिफेंस के लॉयर हैं उन्होंने तो 3 दिन लिए उस पर अपनी जो गुजारिशात करनी थी, अपनी मालूमात पेश करनी थी। तो आज मैंने उसका जवाब देना था उसकी मुखालफत में, तो हमने तो इतना टाइम नहीं लिया। तो वो दोनों साइड की जो है वो दलाइल सुनने के बाद उसमें जो ऑनरेबल सिंगल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस पे अपना फैसला महफूज कर लिया और किसी वक्त भी इसका फैसला हो सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि आज जो ट्रायल कोर्ट है, जो एडिशनल सेशन जज अतार अफगानी साहब की अदालत है जिसमें इस केस का ट्रायल चलना है, उसमें भी आज जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर था। और आज जो किसी भी ट्रायल के शुरू होने के लिए जरूरी होता है कि वो तमाम मुल्ज़िमान को चालान की नकल जो है वो दी जाती है, उनके खिलाफ जो बयानात हैं चालान में वो दिए जाते हैं ताकि वो उसको पढ़ सकें। उसकी मंशा ये है कानून की कि उन पे फर्द जुर्म आयद होने से पहले हर मुल्ज़िम को ये पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ इस्तगासा क्या क्या इल्ज़ाम है और वो क्या शहादत है। तो वैसे तो वो 7 दिन का वक्त होना चाहिए, लेकिन मौजूद अदालत ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने, उसमें 6 अक्टूबर को जो है वो आइंदा समाअत जो है मुकर्रर की है जिसपे तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और वहां से केस का जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसमें शाह खबर साहब एक चीज़ बताइएगा, ये क्या अदालत में ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी जो अखबारात में छपी थी जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे ये बताया गया था कि जी मुल्ज़िम के वालिद साहब ने जब नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि बेटे फ़िक्र ना करें, मेरे लोग आ रहे हैं, उसको लाश को ठिकाने लगा देंगे। क्या ये बात अदालत में इस्टेब्लिश हो गई थी और क्या इस पर डिफेंस ने कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया था? देखिए, ये जो अभी चलान अदालत में पेश हुआ है और उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे मंसूब ये बयान मौजूद है कि वो कत्ल करने के बाद जब उनकी गुफ्तगू हुई तो उसके वालिद ने यही बात कही थी। लेकिन अब यह है कि अब चूंकि मुल्ज़िमान को इस तमाम जो है चालान और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दिए गए हैं, अब वो अपना डिफेंस तैयार करेंगे उस पर। तो एस्टेब्लिश तो ये तब होगा कि जब हम इस्तगासा की शहादत पेश करेंगे और तमाम इल्ज़ामात साबित हो जाएंगे और उसके नतीजे में जब मुल्ज़िमान को जिसने जितना पार्टिसिपेट किया है इस जुर्म के इर्तिकाब में, जब उनको सजाएं हो जाएंगी तो फिर वहां से हम ये नतीजा हासिल करेंगे कि चालान में जिन जिन पर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो गए। एक चीज़ और बताइएगा शाह खबर साहब, पाकिस्तान में ये तासुर बड़ी हद तक सही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का 1935 का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो विक्टिम को सपोर्ट नहीं करता, मुल्ज़िमों और मुजरमों को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी जिस तरीके से पाकिस्तान में केसेस को डिले किया जाता है, अल्टीमेटली मुल्ज़िम छूट जाते हैं। अब चाहे इनका केस है, चाहे उस्मान मिर्जा और लोग हैं, आपको क्या लगता है ऐसा तो नहीं होगा? देखिए अच्छा साहब, याद
मुसलमा उसूल है पूरी दुनिया का कि जो इस्तगासा होता है, जो इल्जाम लगाता है, वारे सबूत उसको साबित करने का उस पर होता है। तो यकीनन ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो पुलिस ने केस बनाया है, उसका काम है ये साबित करना, क्योंकि मुलजमान ने तो अपने आप को डिफेंड करना ही करना है। तो मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से एक बात कह दूं कि ये जो केस है, इसमें ज्यादा जो शहादतें हैं वो साइंटिफिक बुनियाद पे शहादतें हैं, वो फोरेंसिक शहादतें हैं, और ये भी एक मुसलमा रिकग्नाइज्ड, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड उसूल है कि जो साइंसी शहादत होती है वो झूठ नहीं बोल सकती। इंसान जो है, जो शहादत देता है, उसके झूठ का जो है वो शाहबाज साहब, शाइबा हो सुप्रीम सकता है। कोर्ट के जज ये कह चुके हैं कि जी अब शहादतों की शायद जरूरत ही नहीं, जो फोरेंसिक और उसके बाद ऑडियो वीडियो सामने आती हैं, वो कहते हैं इसके बाद कोई जरूरत ही नहीं रह जाती शहादतों की। देखिए श्याम साहब, ये है कि जब एक ट्रायल होता है, देखिए ना, एक आर्टिकल 10A भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि जो कानून ने जो अपने डिफेंस के जितने मौके मुलजमान को दिए हुए, वो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। और हम भी ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हम उजलत में ये ट्रायल करें, लेकिन अगर उनके जितना भी डिफेंस है उनको प्लीड करने का बिल्कुल उनका ये बुनियादी हक है। ये इस्तगासा का काम है कि वो कैसी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुल्जिमान को आपको सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब नाजरीन, पूरे पाकिस्तान की नजरें, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें हैं कि आखिर नूर मुकद्दम को इंसाफ कब मिलेगा और ये मामला जो है कब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बहरहाल वकील नूर मुकद्दम शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।